बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं नेटो ममालिक के हवाले से, और ये बात करने वाले कि नेटो ममालिक ने किस तरह से यूक्रेन के अंदर रशिया को फंसाया और रशिया की बड़ी अच्छी खासी ठुकाई कर दी। और दूसरी चीज ये है कि रशिया के खिलाफ नेटो ममालिक इतने कॉम्पिटेंट कैसे साबित हुए। तीसरी चीज ये है कि नेटो ममालिक इतने ताकतवर क्यों है और क्यों कोई भी इनके साथ पंगा नहीं लेता, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना भी इनके साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता, इसलिए चाइना भी डिप्लोमेटिक मीन्स या नॉन वायलेंट मीन्स यूज कर रहा है अपनी नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए। अब ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नेटो के हवाले से। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी तो दुनिया के अंदर दो सुपर पावर इमर्ज हुई थी। एक हुई थी सोवियत यूनियन यूएसएसआर, दूसरा हुआ था अमेरिका। ये फ्रांस और बर्तानिया वगैरह सारे के सारे कुचले हुए थे, इनके अंदर कोई दमखम नहीं था। अगर अमेरिका फ्रांस और बर्तानिया को उस टाइम पे प्रोटेक्ट ना करता तो सोवियत यूनियन, बर्तानिया और फ्रांस दोनों को निगल जाता। जर्मनी को तो हरा चुके थे, लेकिन सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अब मसला यह था कि अमेरिका को सोवियत यूनियन को रोकना था। सोवियत यूनियन का बड़ा एम्बिशन था। सोवियत यूनियन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी इलाके ऑक्यूपाई किए थे, युगोस्लाविया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये फिनलैंड वगैरह हो गए, उसके अलावा जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा हो गया जिसको हम कहते हैं ईस्ट जर्मनी, ये तमाम तर चीजें उसने ऑक्यूपाई कर लिए थे। अब मसला ये था कि अमेरिकन ने कहा कि यहाँ से ट्रूप्स विड्रॉ करो, तो सोवियत यूनियन ने कहा कि हम नहीं विड्रॉ करते, ये अब सारे के सारे सोवियत यूनियन का हिस्सा हो गए। सो इस वजह से अमेरिकन और सोवियत यूनियन के दरमियान झगड़े हो गए। जोसेफ स्टालिन बेसिकली टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना चाहता था। रशिया के पहले भी बड़े यही एम्बिशन थे कि वेस्टर्न यूरोप के ऊपर कब्जा किया जाए, ईस्टर्न यूरोप के ऊपर भी कब्जा किया जाए। सो रशिया के ये एम्बिशन थे। सो इसी वजह से इनके दरमियान टसल वगैरह चलती रही। अब इस टसल को बाद में कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। इस कोल्ड वॉर के दरमियान बहुत ज्यादा जंगे हुई। मतलब ये किया गया कि लोगों की हुकूमतें यानी छोटे छोटे स्टेट्स की हुकूमतें गिरा दी जाए, या तो वहां पर प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ला दी जाए या तो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट लाई जाए। सो इस तरह से हुकूमतों का धड़म तख्ता किया गया। लैटिन अमेरिका के अंदर तो अमेरिकनों ने बड़ा कुचल के रख दिया कम्युनिस्ट लोग। ये जो आप फिदाइल कास्त्रो, ची गवेरा, ये सारे के सारे सुनते हैं, ये लैटिन अमेरिका के बंदे थे और लैटिन अमेरिका के अंदर लड़ते रहते थे। और ये लैटिन अमेरिका के अंदर कम्युनिस्ट थे और ये लड़ते रहते। जो फैज अहमद थे पाकिस्तान के, वो भी कम्युनिस्ट थे, वो भी प्रो कम्युनिज्म की लॉबी को सपोर्ट करते थे। सो पाकिस्तान के अंदर भी उसे लताड़ दिया गया, इसी वजह से उसे लताड़ा गया था बाय द वे। सो अमेरिकन चाहते थे कि लैटिन अमेरिका के अंदर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ना बढ़े, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया। वहां पर बहुत ज्यादा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किए गए। उसके बाद जो कम्युनिस्ट थे उनको चुन चुन कर मारा गया। मतलब ये ऐसा ही करते थे कि कम्युनिस्ट कभी भी कोई मुल्क ना छोड़ जाए, एक एक कम्युनिस्ट को पकड़ो, चुनकर मारो और फिर जिंदा कर दो। ये एग्जैक्टली वही ऑपरेशन था जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के खिलाफ करने की कोशिश की गई थी ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद। लैटिन अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में बोलीविया था, उसकी गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर एक प्रो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बिठा दी गई। वहां पर एक बिलावल जरदारी जैसा बंदा ढूंढकर बिठा दिया गया और उसे कहा गया कि ये अब तुम्हारा लीडर है। उसके बाद वहां पर जो मिलिट्री पर्ज हुआ है, चुन चुनकर कम्युनिस्टों को ढूंढा गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनके खानदानों को मारा गया, उनको जिंदा गाड़ दिया गया जमीनों के अंदर। सो ये अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के साथ इस तरह से बिहेव किया। और उसके बाद नेटो बनाई। नेटो का मकसद ये था कि अमेरिका इतना पावरफुल एलाइज बना यूरोप के साथ कि कम्युनिज्म को रोका जा सके और कम्युनिज्म को टुकड़े टुकड़े में तकसीम किया जा सके। अब कम्युनिस्ट का बड़ा मसला यह हुआ था कि पहले चाइनीज उसके साथ थे, क्योंकि माओ ज़ेडुंग भी कम्युनिस्ट था, स्टालिन भी कम्युनिस्ट था, लेकिन चीन और कम्युनिस्टों के दरमियान एक झगड़ा शुरू हो गया टेरिटरीज के ऊपर। मेरे ख्याल में गोबी डेजर्ट था वहां पर, मंगोलिया के करीब, वहां पर यह सारा का सारा झगड़ा हुआ था। और नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी झगड़ा हो गया था। सो इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह शुरू हो गए, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने चाइना को बड़ी धमकियां देना शुरू कर दी। ये 1971 का टाइम था जिस टाइम पर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हुआ था। सो इस तरह से चाइना ने भी अपना हाथ हटा लिया सोवियत यूनियन से, जिसकी वजह से धीरे धीरे सोवियत यूनियन कमजोर हो गया। अल्टीमेटली अफगानिस्तान में पठानों ने उसका जनाजा निकाल दिया। उसके बाद वेस्ट जर्मनी आजाद हो गया, जर्मनी यूनाइटेड हो गया, यूनाइटेड जर्मनी बन गया और यूरोप ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन गया और यूरोपियन यूनियन वजूद में आ गई। इस तरह से ग्लोबल इवेंट्स वगैरह शेप हुए। अब मसला यह था कि सोवियत यूनियन टूट चुका था, उसके बाद नेटो की जरूरत नहीं थी। अब दुनिया के अंदर आवाजें उठने लगी कि नेटो की अब क्या जरूरत है। तो अमेरिकन ने कहा कि नेटो की जरूरत है, अब ग्लोबल टेररिज्म आ गया। ये 1992 की बात कर रहा हूं मैं। ग्लोबल टेररिज्म आ गया, हमने उसे कॉम्पीट करना है। और इसका अल्टीमेट टारगेट यह था कि जो मुसलमान ममालिक उस टाइम पे थोड़े बहुत ताकतवर हो चुके थे, उनकी रीएडजस्टमेंट करनी है। मतलब सद्दाम हुसैन आ गया, बशार उल असद आ गया सीरिया के अंदर, इराकी लीडरशिप थी, और इमाम खुमैनी वाला इनकलाब हो गया ईरान के अंदर, लिबिया का गद्दाफी हो गया। इनकी खुडे लाइन लगाना है और ये यहाँ के जो बॉर्डर्स हैं इनको रीअलाइन करना है, इनके अंदर अपने पपेट्स बिठाने, तुर्की का भी कुछ ना कुछ मसला हल करना है, कुर्दों का भी स्टेट बनाना है। तो ये वो चीजें थी जो नेटो के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद उन्होंने 20 साल उसके ऊपर काम किया और पाकिस्तान की भी मंजी ठोक दी इस पूरे के पूरे चक्कर में। अफगानिस्तान के ऊपर एक नई गवर्नमेंट बिठानी थी जो एक लिबरल और सेक्युलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ये तमाम तर चीजें जो थी ना, ये 1992 के अंदर प्लान कर दी थी नेटो ने कि हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स आने वाले 20 सालों में यही होंगे, और इसके ऊपर उन्होंने काम किया। लेकिन एक्चुअली में जो उनका नाकामी हुई वो अफगानिस्तान के अंदर, बाकी तो तमाम
तर इलाकों को मलियामेट कर दिया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया, गद्दाफी को हटा दिया, बशर अल असद के खिलाफ जंग कर दी, तुर्की के अंदर कू करने की कोशिश की, इजिप्ट के अंदर तो जमहूरियत का नाम भी न लो, वहां पर डिक्टेटरशिप ही जमहूरियत है। सो ये वो चीजें थी जो उन्होंने करने की कोशिश की और उसके अलावा अरब कंट्रीज को अपने अंदर लेने की कोशिश की। सो इस तरह के तमाम तरह ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने कैरी आउट किए थे, प्लान किए थे और उनमें से 90% ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, बाकी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल नहीं कर सके। अब एक नई अप्रोच के साथ ये दोबारा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले इनके सामने एक और मसला पैदा हो गया, वो था रशिया का, जिसको उन्होंने हल कर दिया। यूक्रेन के बाद रशिया को इतना बड़ा सेटबैक पहुंचा है कि रशिया को अब और 10 साल लगेंगे अपने आप को रीअलाइन करने के लिए, अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए। रशियंस की जो हार है ना, इससे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा सबक लेना चाहिए। रशियंस के जितनी भी ओलिगार्की थी वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही थी यूरोप के अंदर। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग डिक्लेयर की, उस तमाम तर ओलिगार्की के पैसे यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने हड़प कर लिए। उनके जो बिल्डिंग्स थी, उनकी जो होटल्स थी, उनके जो यार्ड्स थे, जो शिप्स थी, उनके जो रिजॉर्ट्स थे, जो भी अयाशी के अड्डे उन्होंने बनाए हुए थे ना मगरिब के अंदर, वो ओवर द नाइट हड़प कर दिए। बैंक बैलेंसेस, कंपनी, सब कुछ निकल गई और उसके बाद कहा कि हम ये यूक्रेनियन को देंगे। सो जब यूक्रेन को रीबिल्ड करने का टाइम आएगा तो ये सारे के सारे पैसे हम यूक्रेन को देंगे। इसका मकसद यही हुआ कि जो भी रशिया का पैसा है और वो यूक्रेन की जंग को ही फाइनेंस कर रहा है, मतलब रशिया के ऊपर जितनी भी गोलियां चल रही हैं वो रशिया ने ही फाइनेंस की हुई है, उसकी ओलिगार्की ने ही फाइनेंस की हुई है। इसी तरह से नेटो ऑपरेट करता आ रहा है, इसी तरह से नेटो चलता आ रहा है। लेकिन नेटो के अंदर एक और अच्छी खास बात है, नेटो के अंदर जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स है ना वो बड़े अच्छे हैं। वो एग्रीमेंट्स ऐसे है कि हर मुल्क टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए 10% यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एनुअली देता रहेगा नेटो को। ये एक बहुत अच्छा क्लॉज है। इसका मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना चाहते हो या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी अगर एक मुल्क डिस्कवर करने बैठेगा तो उसको बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा, मतलब उसकी इकोनॉमी वो बर्डन हैंडल नहीं कर सकती। अगर सारे मुल्क छोटे छोटे पैसे जमा करके उस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी भी हासिल हो जाएगी और किसी एक मुल्क के ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे मोहल्ले की कमेटियां नहीं होती, जिसे बोलते हैं कि आंटियां वगैरह डालती है कमेटियां। सो ये ऐसे ही चलता है नेटो वाला हिसाब किताब। सो अमेरिका कमेटी डालता है और सारे के सारे पैसे देते हैं और उसके बाद ये सारे के सारे नए हथियार वेपन्स डिस्कवरी करते हैं। F-22 रैप्टर था, बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। इसके अंदर तमाम तर लोगों ने अपनी साइंटिफिक रिसर्च डाली, अपने पैसे डाले और उसके बाद प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर तुर्की ने भी बड़ी साइंटिफिक इनोवेशन की, साइंटिफिक असिस्टेंस देने की कोशिश की, नेटो ममालिक को पैसे भी डाले। उसके बाद क्या हुआ, जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो इसराइल ने कहा कि तुर्की को नहीं देना, तो फिर तुर्की को F-22 रैप्टर के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया और उसे नहीं दिए गए। सो ये इसी तरह से चलता आ रहा है पूरा का पूरा किस्सा। लेकिन अगर आप इसको कंट्रास्ट करें मुसलमान ममालिक के दरमियान, तो मुसलमान ममालिक तो एक दूसरे से कोऑपरेट ही नहीं करे। वेपन्स कोऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है कि वेपन्स के हवाले से कोऑपरेट करना शुरू करे, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना शुरू करे, वो तो दूर की बात है। ये बिजनेस में कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है एक दूसरे के साथ, उल्टा इन्वेस्ट करेंगे, किसी ऐसे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि यूरोपियन मुल्क हो। इनको भी सबक सीखना चाहिए रशिया की हालत से, किस तरह से पैसे कंज्यूम किए गए हैं रशिया के। सो अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन या अरब बिजनेसमैन ये सोच रहे हैं कि इनके पैसे महफूज हैं, तो फिर इनको रशिया के हशर जो है ना, रशिया की ओलिगार्की के साथ जो कुछ हुआ है इन 6 महीनों के दरमियान, वो सारा का सारा देख लेना चाहिए कि किस तरह से पैसे हड़प किए गए हैं उन सब के। इसी तरह से नेटो ऑपरेट करता है, मतलब कॉस्ट बहुत कम कर देता है। और नेटो को यह भी कहा जाता है कि ये 12-12 हजार के ट्रूप्स अपने एलोकेट करके रखते हैं नेटो के अंदर। इससे यह हो जाता है कि आपको एक कंट्री के ऊपर बोझ कम पड़ता है, मतलब एक कंट्री 12,000 फौज कंट्रीब्यूट करता है, फिर दूसरा कंट्री 12,000 फौज कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से फौज की जो एक्चुअल तादाद बन जाती है वो 1 लाख 1.5 लाख के करीब बन जाती है, लेकिन एक कंट्री के ऊपर 12,000 सिपाहियों का बोझ पड़ता है। अफगानिस्तान के अंदर 35 से ज्यादा ममालिक थे। इसमें मैं बता दूं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के भी लोग थे, यूएई के लोग भी थे, वो नॉन नेटो एलाई थे इस जंग के अंदर। सो कोई समझ रहा है कि सिर्फ मगरबियों ने ये जंग की थी, तो नहीं, अरब लोग भी इसके अंदर शामिल थे। सो इससे यह होता है कि जो वॉर की कॉस्ट होती है ना, वो कम हो जाती है पूरी की पूरी नेटो ममालिक के लिए। इससे ये बहुत देर तक ये तमाम तर जंगे वगैरह लड़ सकते हैं। एक्चुअली में मुसलमान ममालिक को भी नेटो की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, लेकिन किसी के अंदर वेली नहीं है, टप्पड़ी नहीं है, नियत भी नहीं है, हौसला भी नहीं है। अगर हम ये नेटो की तरह अलायंस बनाने की कोशिश करें तो हम बहुत ज्यादा बड़ी ताकत और फौज बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद नेटो नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा और फिर अमेरिका का गुस्सा ये अरब ममालिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये नेटो वगैरह नहीं बन रहा, पाकिस्तान का या मुसलमान नेटो नहीं बन रहा। बहरहाल इसमें एक अच्छी चीज ये है जो मैं बता देना चाहता हूँ, जिससे मुझे काफी उम्मीद है, वो ये है कि पाकिस्तान के सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं और तुर्की के भी सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं और पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, डिफेंसिव रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। सो इससे मुझे ये जरूर उम्मीद है कि एससीओ और तुर्की, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर तुर्की और पाकिस्तान ये एक ऐसा मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर सकते हैं, जो वो टेक्नोलॉजीज होंगी जो नेटो से भी ज्यादा बेहतर होंगी। एक और पॉइंट
पॉइंट आपको बता दूं कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा है कि हम बना देंगे 2028 तक, उसके ऊपर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज है। और भी बहुत ज्यादा वेपन्स है या टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर तुर्की और पाकिस्तान ज्यादा मिलकर काम करें और चाइनीज और पाकिस्तानी मिलकर काम करें। सो पाकिस्तान का डिफेंसिव पोटेंशियल कभी भी इतना गिरा हुआ नहीं है। बहरहाल ये जो हमारी फौजी जनरल है इनको जूते पड़ने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।